इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे, अगर आप सीएससी 2026 यानी कि यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखना चाहिए, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूपीएससी के एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं उसकी लिस्ट एक बार के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट, उसके बाद में 12th की मार्कशीट, उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट की नीड रहेगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप वहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे, और अगर नहीं हुई है तो आप वहाँ पे अपेयरिंग में डाल सकते हैं। ये जानकारी उनके लिए जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने वाले हैं और वो लोग कॉलेज में हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको फॉर्म अपेयरिंग में डालना रहेगा, जहाँ पे आपसे कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे नहीं जाएंगे। ये तो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट आधार कार्ड है। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, अगर आप आधार कार्ड की जगह पे किसी और डॉक्यूमेंट्स को डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर आप आपका पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, ऐसे बहुत सारी लिस्ट वहाँ पे मेंशन होगी, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये रही वो बात, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स की मोटा मोटी तौर पर जरूरत रहेगी। इसके बाद में अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा किसे मिलता है? जो लोग जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर, इन दो कैटेगरी से जो भी व्यक्ति नहीं है उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अब समझते हैं किन किन को मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखिएगा, ओबीसी में भी सभी को नहीं मिलता है। जो लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं सिर्फ उनको फ़ायदा मिलता है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप, साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। अब आप याद रखिएगा कि अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखेंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी? आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट को वहाँ पे अपलोड करना रहेगा, और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप है तो वो अपना सर्टिफिकेट जो कि डॉक्टर से प्रमाणित होगा उसको आप ला के वहाँ पे मैंसन करेंगे। अब यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर अपन बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर आपको इस तरीके के वीडियोज अच्छे लगते हैं ना, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा बता सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी। देखो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, और आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का बना हुआ है तो उसको आप सेंटर के अंदर रिन्यू करवा सकते हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर्टिफिकेट कहाँ पे बनता है, कैसे बनवाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने अपने आसपास में पता किया तो स्टेट का ही बनता है, सेंटर का नहीं बन रहा है। ऐसे बहुत सारे आपको डाउट आ रहे होंगे। आप यूट्यूब पे खोजते हैं, बहुत सारे टीचर से पूछते हैं, मेरे से भी सवाल करते हैं कमेंट में। इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस, वहाँ पे चाहिए। इन दोनों के सिवा कोई आपको सही से जानकारी नहीं बताएगा। वहाँ जाके सही से बात कीजिए कि भाई ये बात है, मुझे सेंटर का सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपको हेल्प करेंगे। आपका सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। अगर आपने लास्ट ईयर 2025 का फॉर्म भरने के लिए सर्टिफिकेट बनाया था तो वो इस साल वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद में बना हुआ है तभी वो वैलिड है, उससे पहले बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं है। कट ऑफ डेट ध्यान रखना 1 अप्रैल 2025। ठीक है, ये बात है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। फिर बात रहती है जनरल में, जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, आप लोगों का सर्टिफिकेट भी सेंट्रल लेवल का बनेगा और ये हर साल रिन्यू होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, और कैसे होता है वो आप एसडीएम ऑफिस जाके पता कर सकते हैं। अब बात करेंगे एससी और एसटी की। एसटी और एससी का जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू तो नहीं होता है, पर वो सेंट्रल लेवल का लगेगा। इसको ध्यान रखना। तो सेंट्रल लेवल का आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट में रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकती है पर सेंटर में नहीं ले सकती हैं। बहुत सारे, किसी का नाम लेना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा माध्यम होगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। बाकी और साथ में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें आपके फ़ोटोग्राफ है एंड सिग्नेचर है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको इतना दिक्कत आएगी। फिर भी ध्यान रखना कि फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, इसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले पिछले साल किया था। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस साल में फिर से अच्छे से उसको डिटेल में मेंशन कर दूंगा।
बाकी मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको सर्टिफिकेट का जो भी रूल है, नियम है, वो सारा समझा दिया है। अब अपन बात करेंगे इन सब के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट और लगेंगे, जिसके अंदर है आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट। आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट क्यों मांगे जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड करके यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं। ध्यान रखना कि पहले आप फ्रॉड कर लेते थे और आप पकड़े नहीं जाते थे। अब काफ़ी लोग हैं जो ध्यान रखते हैं, रिजल्ट आता है, लोग कितने होते हैं, 800-900 लोग होते हैं। इंडिविजुअली भी जो लोग पीछे पड़ जाएंगे तो आपकी खटिया खड़ी कर सकते हैं। इसके कारण फेक डॉक्यूमेंट लगाने से बचना। और आप आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, इसीलिए यूपीएससी आपसे आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट मांग रहा है, क्योंकि लोग फेक अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बना लेते थे। तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा? आपके पापा का पैन कार्ड, आपके मम्मी का पैन कार्ड, अगर बना हुआ है तो। अगर नहीं बना हुआ है तो इट्स ओके, पर बना हुआ है तो आपको वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। साथ में आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट। अब वो इनकम सर्टिफिकेट क्या है? आपका आईटीआर। अब आईटीआर क्या होता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पिछले साल जब 25 का फॉर्म भरा गया था, खूब परेशान हुए थे। ये आईटीआर का क्या रूल है, कहाँ पे बनवाना है, कैसे बनवाना है, किसी को कोई पता नहीं है। सीधी सी बात है, आप अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट के कोई भी सीए या फिर अकाउंटेंट से मिलिए। अकाउंटेंट के ऑफिस आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी डाल देंगे अकाउंटेंट नियर बाय मी, तो आपको मिल जाएंगे। उनसे जाके पता कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई मुझे मेरे इनकम सर्टिफिकेट आईटीआर फिल करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाता हूँ। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स भरना नहीं होता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स की इनकम तो 5 लाख से कम है या फिर 2.5 लाख से कम है, तो क्या फिर भी हमें भी आईटीआर फिल करना रहेगा? हाँ, आईटीआर आप अगर 0 रुपये, अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो भी आप अपना आईटीआर फिल कर सकते हैं। आईटीआर फिल करने का मतलब इनकम टैक्स फिल करना नहीं होता है। आईटीआर का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है। तो हर एक समझदार व्यक्ति को अपना आईटीआर फिल करना चाहिए। मतलब आपको टैक्स नहीं भरना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपकी इनकम कितनी है। तो ये आप जब अकाउंटेंट से बोलेंगे तो आप वो समझा देगा आपको कि क्या है आईटीआर का नियम, और उसको आप बोलना कि मेरा भाई आईटीआर फिल करके दे दो, जो भी आपकी इनकम है 2.5 लाख 3 लाख। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो तो आपको इस तरीके से जो भी आपका डाटा होगा वो आपसे मांगा जाएगा और वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये है पूरी गणित। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आई है तो मैं आपको नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के डॉक्यूमेंट्स अपडेट इन सब के लिए। और कुछ भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इतना समझाने के बाद में भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहे होंगे, तो आप मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, जाते जाते एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ना। मैंने कोशिश की आसान भाषा में अच्छे से समझाने की, तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो भी मन करे कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।